हेलो एवरीवन, मैं सब कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम बायो का चैप्टर नंबर 2 करने वाले हैं वन शॉट में, जिसका नाम है नियंत्रण एवं समन्वय। तो पिछली बार तो ये भाई यूपी बोर्ड से कट ही गया था, लेकिन इस बार यहाँ से ठूस ठूस के नंबर आप लोगों को मिलेंगे, ये मैं गारंटी देती हूँ। क्योंकि जब ये 2-3 बार से ये चैप्टर कट ही रहा है बार बार, तो इस बार है तो यानी कि यहाँ से आपको एक ना एक लॉन्ग क्वेश्चन मिलेगा, एक ना एक शॉर्ट मिलेगा, और यहाँ से MCQ भी क्वेश्चन मिलेंगे। तो इस चैप्टर को जरा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं वीडियो को बिना लेट किए ना स्टार्ट करती हूँ। यस, माय नेम इज सुप्रिया एंड दिस इज योर ब्यूटीफुल सा चैनल SBS बेसिक नॉलेज। सो लेट्स गेट स्टार्ट। तो यहाँ पे सबसे पहले तो हम टॉपिक देखेंगे कि आज के इस वीडियो में वन शॉट में हम क्या क्या चीजें कवर करेंगे विद कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहली चीज तो हम तंत्रिका तंत्र को कवर करेंगे, ठीक है। तंत्रिका तंत्र, तंत्रिका कोशिका, जो सारी चीजें हैं सारी चीजें इसी में कवर करेंगे। उसके बाद प्रतिवर्ती क्रिया भैया, अचानक से होने वाली क्रिया, और प्रतिवर्ती चाप को भी देखेंगे। अंतःस्रावी ग्रंथि भी पढ़ेंगे, जिसको हमने क्या चैप्टर नंबर 1 जाया प्रक्रम में वही पढ़ा था उसको भी पढ़ेंगे। एंड मानव मस्तिष्क को पढ़ेंगे, एंड पादप हार्मोन को पढ़ेंगे, एंड पादपों में गति को पढ़ेंगे। अब यहाँ पे हम आप लोगों को बता देते हैं कि कौन सा जो है कितने मतलब कौन सा किस तरह आने वाला है क्वेश्चन, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपका तंत्रिका तंत्र दिख रहा है ये आपका आएगा शॉर्ट में। जो आपका प्रतिवर्ती क्रिया ये भी आएगा भाई शॉर्ट में, अगर आएगा तो, ठीक है। यहाँ पे ये 2 क्वेश्चन हैं जो कि अंतःस्रावी ग्रंथि एंड मानव मस्तिष्क जो है ये आपका लॉन्ग में आएगा। अगर यहाँ से कोई चीज लॉन्ग में बन रही है ना, तो इससे ज्यादा कुछ नहीं बनने वाला, ठीक है। आप यही वीडियो देख के चले जाओ ऑन शॉट में, आई गारंटी यू कि आप नंबर पूरे के पूरे यहाँ से पाओगे। और हम शाम वाली वीडियो में हथियार तो बराबर डाल ही रहे हैं, ठीक है। और अगर पिछली वाली वीडियोस को आपने नहीं चेक किया है तो हमने प्लेलिस्ट में उसका लिंक दिया है, तो फटाफट से जा करके आप उसको देख लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे पादप हार्मोन ये भी आपका आता है शॉर्ट में। एंड देखिए जो पादप में गति है ये ना तो शॉर्ट में आता है ना तो लॉन्ग में आता है, यहाँ से आपको मिलेगा MCQ, ठीक है। अब आप कहोगे क्या भाई यहाँ से MCQ नहीं मिलने वाला? नहीं भाई, ये बिल्कुल गलत है। यहाँ से तो MCQ मिलेगा ही, शॉर्ट प्लस MCQ, यहाँ भी शॉर्ट प्लस MCQ, यहाँ भी लॉन्ग प्लस MCQ। तो आप इसको ध्यान रखिएगा कि कौन कौन कितने नंबर का आ रहा है। और लॉन्ग यूपी बोर्ड में लगभग 7 नंबर का आता है, 5 नंबर का आता है, ठीक है। समझ में आ गया ये सारी चीजें? चलो भाई, आप चैप्टर को बिना लेट किए ना हम स्टार्ट कर लेते हैं कि आखिर इस चैप्टर में क्या है। तो चैप्टर का नाम पढ़ो आप, हम मिटा रहे हैं, आप नाम पढ़ो क्या लिखा है। नाम में ही सारी चीजें रखी हैं। क्या है भाई? है नियंत्रण एवं समन्वय। तो नियंत्रण मींस कंट्रोल, एंड यहाँ पे समन्वय मतलब नियंत्रण तो हमारा क्या हो गया कंट्रोल, एंड हमारा क्या है कॉम्बिनेशन। समन्वय हमारा क्या हो गया कॉम्बिनेशन हो गया। तो यहाँ पे कॉम्बिनेशन एंड नियंत्रण। तो नियंत्रण क्या है? जैसे किसी भी चीज पे हम क्या करते हैं नियंत्रण करते हैं, उस पे अपना कंट्रोल करते हैं। जैसे क्या हुआ, जैसे कोई चीज अगर कोई खतरनाक चीज आपके पास आ रही है तो आपका यूं ऐसे मुड़ जाना, ये क्या किया? आपका अपने बॉडी पे कंट्रोल है, इसीलिए तो आप तुरंत हट गए। इधर से कोई चीज आ रही है आप ऐसे हट गए। या फिर अगर आपको कोई अचानक से मारने वाला है, कोई सभी मान लीजिए वो डंडा लिया हो और आप लोगों को खूब तेजी से मारने वाला हो, और आप अचानक से नीचे बैठ जाओ, अचानक से ऊपर साइड इधर उधर हो जाओ, तो ये सब क्या है? आपके बॉडी पे कंट्रोल ही तो है। अगर आपके बॉडी पे कंट्रोल नहीं होगा तो क्या आप इधर उधर हट पाएंगे? आपका बॉडी कहेगा नहीं भाई यही सामने खड़े रहना, आप ऐसे खड़े रह जाओगे, आपको तो मतलब कोई सा कंट्रोल भी नहीं रहेगा। तो इसलिए आपके बॉडी पे कंट्रोल है, तो ये नियंत्रण हो गया। समझ में आया नियंत्रण क्या है? एंड समन्वय क्या है? ये तो थोड़ा सा हार्ड लगता है पर ज्यादा नहीं है, तो यहाँ पे आप समझ जाइए अच्छे से कि क्या है समन्वय। जैसे क्या करते हैं ऊर्जा जानते हो आप, चैप्टर नंबर 1 में पढ़ा रखा है हमने। अब ऊर्जा हमें कब चाहिए? ऊर्जा हमें कब चाहिए? ऊर्जा हमें कहाँ से मिलती है? तो आप कहोगे भाई जब हम श्वसन करते हैं तो हमको ऊर्जा मिलती है। अब भाई ये श्वसन, आखिर हम श्वसन कब कर पा रहे हैं? हम श्वसन कब कर पा रहे हैं? अब आप कहोगे जब हमें ऑक्सीजन मिल रहा है तब हम श्वसन कर पा रहे हैं। समझ में आया? अब ये ऑक्सीजन कब मिल रहा है? जब हमारा हृदय जो है वो पंप कर रहा है, तब हमें ऑक्सीजन मिल रहा है। तो यहाँ पे कोई चीज आपने देखी कि इसका कॉम्बिनेशन इसके साथ, इसका कॉम्बिनेशन इसके साथ, इसका कॉम्बिनेशन इसके साथ, मतलब जब शरीर के विभिन्न अंग एक साथ मिलकर काम करें तो उसी को कहते हैं समन्वय। जैसे आपने ऐसे देसी भाषा में कहते हुए सुना होगा सभी लोगों को कि एक साथ समन्वय बना के रहा करो,
इतना झगड़ा क्यों करते हो, एक साथ समन्वय की तरह रहा करो। जैसे भाई बहन झगड़ा करते हैं तो क्या कहते हैं, तुम लोगों में समन्वय नहीं बैठता क्या? समन्वय मतलब इकट्ठा, तो यानी शरीर के विभिन्न अंग जो है एक साथ मिलकर काम करें, उसी को क्या कहते हैं, समन्वय कहते हैं। तो क्या आपको ये चैप्टर का जो नेम था, जो टाइटल था, ये अच्छे से समझ में आया कि नहीं? अगर समझ में आया हो तो इसी बात पे एक लाइक कर दीजिए, ठीक है। अब हम यहाँ पे तंत्रिका तंत्र को समझेंगे, लेकिन ये तंत्रिका तंत्र आपका क्या होता है, शॉर्ट में आता है, जो कि शॉर्ट आपका 4 नंबर का होगा, 3 नंबर का होगा। तो आपको विद फिगर के साथ आता है ये क्वेश्चन, तो आपको फिगर भी बनाना पड़ेगा एंड आपको क्या करना पड़ेगा, इसका डेफिनेशन प्रॉपर लिखना पड़ेगा। अगर 4 नंबर में आ रहा तो 4 नंबर भाई बहुत कुछ होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले इसका क्या बनाएंगे, फिगर बनाना आप लोगों को बताएंगे एंड इसका जो है यहीं पे आपको फ्लो चार्ट ही बनाना बताएंगे, ठीक है। तो इसको मिटा देते हैं और बढ़ते हैं आगे। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हम तंत्रिका तंत्र को देखते हैं कि तंत्रिका तंत्र हमारा क्या है। तो भाई तंत्रिका तंत्र, तंत्रिका का मतलब ही होता है नियंत्रण करना, अपने बॉडी पे जो नियंत्रण कर लेता है वही तंत्रिका तंत्र का काम होता है। जैसे अगर आपको कोई मार रहा है पीछे की तरफ से और आप अचानक से मुड़कर देख रहे हो, उसके बाद साइड हो जा रहे हो, तो आपका अपने बॉडी पे क्या है, नियंत्रण है। और ये नियंत्रण कर कौन रहा है, ये नियंत्रण आपका तंत्रिका तंत्र कर रहा है। तो आपका जो तंत्रिका तंत्र होता है वो तंत्रिका कोशिका से मिलकर बना होता है, जिसको न्यूरॉन कहते हैं। तो यहां से एक नंबर में आता है कि तंत्रिका कोशिका को दूसरे नाम से और क्या जाना जाता है, तो वो आपका न्यूरॉन हो जाएगा, ठीक है। अब डेफिनेशन इसका क्या है, डेफिनेशन है जिस तंत्र के द्वारा शरीर के विभिन्न अंगों का नियंत्रण बना रहता है। तो यहाँ पे देखिए बोल दिया गया कि नहीं, विभिन्न अंगों का नियंत्रण बना रहता है। जैसे अगर आप ऐसे खड़े हो और आपको कोई बुलाया और आपने अचानक से पीछे देखा कि हाँ भाई कोई बुलाया है, तो आपका आपके शरीर पर नियंत्रण है, तभी तो आप पीछे देख रहे हो। तो तंत्रिका तंत्र का मतलब यही होता है। और एक पॉइंट आपको यहाँ पे ऐड करना है कि यह ऊतक से बना होता है। ऊतक मतलब टिश्यू। अब ऊतक किससे बना होता है, वो कोशिका से बना होता है। तो आपका जो तंत्रिका तंत्र होता है वो ऊतक से बना होता है। इसके 3 भाग होते हैं, विद फिगर के साथ आपका एग्जाम में पूछा जाता है। अभी मैं आपको फिगर बना के बताऊंगी कि किस तरह से आपको बनाना है, ठीक है। तो इसके 3 भाग होते हैं, एक कोशिका काय होता है, एक डेंड्रॉइड्स होता है, एक एक्सॉन होता है, ठीक है। तो अगर आप फिगर बनाते हो उसमें ये 3 नाम ऐड कर लेते हो तो आपका फिगर सफल रहा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर और भी चीजें आपको लर्न रहेगी जो मैं अभी थोड़ी देर में बताने वाली हूं, तो आप वो भी लिख सकते हो, जिससे आप पूरा का पूरा नंबर गेन कर सकते हो। तो तंत्रिका तंत्र समझ में आ गया, चलो भाई ये बिल्कुल समझ में आ गया। अब इसके फिगर को बता करके एंड एक फ्लो चार्ट आपको प्रोवाइड करके हम नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं। तो इसको मिटाते हैं और बढ़ते हैं आगे। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हम तंत्रिका तंत्र का जो है फिगर देख लेते हैं एंड इसका फ्लो चार्ट देख लेते हैं, ठीक है। तो तंत्रिका तंत्र का फिगर इतना सारा चीज है। अब आप कहोगे ये सब कैसे बना दिया, क्या बला है ये सब, तो मैं खुद बना के इसको आपको बता रही हूँ कि बनाना कैसे है। तो चलिए एक बार हम ट्राई करते हैं। तो फिलहाल इस तरह से कुछ फिगर होने वाला है, तो इसमें मैं थोड़ा सा छोटा बना सकती हूँ, बट आप लोगों को प्रॉपर इसकी प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले इन्होंने क्या किया, सबसे पहले इन्होंने किया कि ये एक कटोरे जैसी आपको संरचना बनानी है। सबसे पहले 3-4 कटोरों को आपको एक साथ जो है जोड़ देना है। तो यहाँ पे मैंने जोड़ दिया, थोड़ा सा दिक्कत हो गया हमको, सॉरी, मैं फिर से एक बार ट्राई करती हूँ। यहाँ पे हमने 3-4 कटोरों को क्या किया, एक साथ जोड़ दिया। उसके बाद हमें क्या करना है, यहीं से बहुत सारी, अब जो मैंने ये कटोरा जोड़ा है इसका नाम क्या होगा, कोशिका काय होगा। इस कटोरे का नाम हमारा होगा कोशिका काय। समझ में आया। एंड अब जिसको हम न्यूरॉन भी जिसको हम साइटोन कहते हैं, एंड यहाँ से अब कुछ चीजें निकली रहती हैं, मतलब ये और भी ज्यादा फैली हुई होती हैं। ये यहाँ पे हमारे हर एक बॉडी के हर एक अंग में ये चीज़ें पाई जाती हैं। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, फैली होती हैं। जैसे यहाँ पे मैं फैला रही हूँ, इसी तरह से फिगर में भी आपको दिख रहा होगा मैंने फैलाया है, जिसको हम क्या कहते हैं, जिसको हम डेंड्रॉन कहते हैं। इसको हम कहते हैं डेंड्रॉन, ठीक है। एंड देन आप क्या करेंगे, यहाँ से आप यहाँ पे पाई खींचेंगे, और जो ये पाई खींचेंगे इसका नाम आप रखेंगे एक्सॉन। इसका नाम रखेंगे एक्सॉन। अब भाई जिसको नहीं याद होता हो, आप यहाँ पे ये आपका अंतिम सिरा, जिसको और सारी चीजें नहीं याद हो, सिंपल सा ऐसा फिगर बना के आ जाओगे, आपको पूरे के पूरे नंबर भैया मिल जाएंगे। लेकिन आपको और अट्रैक्टिव दिखाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे ऐसे कुछ इस तरह की संरचना बनानी पड़ेगी, इस तरह की संरचना बनानी पड़ेगी भाई,
अट्रैक्टिव दिखाना है। तो यहाँ पे मैंने बनाया है, देखिए मैंने यहाँ पे इस तरह की संरचना बनाई जिसको रेनवियर नोट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेनवियर नोट। इसके बाद जो इसके अंदर भरा होता है इसको हम माइलिन सीक कहते हैं। तो यहाँ पे मैंने फिगर में बना दिया है। एंड इसके अंदर क्या होता है? इसके अंदर होता है हमारा कोशिका द्रव्य होता है एंड एक हमारा केंद्रक पाया जाता है। तो समझ में आया कि फिगर कैसे बनेगा। देखिए एज इट इज ही फिगर बना है, बस यहाँ पे मैंने ज्यादा रेशो को निकाल दिया एंड आप कम भी निकाल सकते हो, ज्यादा भी। ये आपके पूरे शरीर में इस तरह से कॉम्बिनेशन करके जुड़ा होता है। जैसे आपको कोई, मान लीजिए एग्जाम्पल है क्या, आपको कोई गर्म चाय की कप छुड़ा तो आपको तुरंत पता चल गया अरे ये गर्म का था, तो तुरंत तंत्रिका कोशिका जो होती है डायरेक्टली आपके कहाँ पे, माइंड पे जाती है और तुरंत आपको पता चल जाता है कि किसी ने हमें गर्म कप की जो है गर्म चाय की कप को छुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे समझ में आई ये चीज। अब ये फ्लो चार्ट क्या है, बहुत लोगों को तो ये तो एकदम बिल्कुल मतलब बहुत ज्यादा बेकार लगता है, समझ में ही नहीं आता क्या चीज है। तो आपको कुछ नहीं करना है, मैं यहाँ नीचे वाली चीज को मिटाती हूँ। ठीक है, आप एक दो बार प्रैक्टिस कर लोगे एंड आपका ये बन जाएगा। बहुत ज़्यादा सिंपल होता है, बहुत ज़्यादा हार्ड का काम नहीं है। अब यहाँ पे देखिए मानव तंत्रिका तंत्र दिया गया। जैसे आपका क्या हो गया, ये मान लीजिए आपका हो गया मस्तिष्क। ऐसे ही समझने के लिए यहां से आपकी क्या निकली होती है, ये केंद्रीय तंत्रिका तंत्र है, ये परिधीय। तो केंद्र का मतलब जो केंद्र की तरफ से हो, मतलब यहाँ केंद्र मतलब आपका ये मस्तिष्क है और इसका केंद्र, केंद्र मतलब बीच वाला हिस्सा। ये आपका बीच वाला हिस्सा है कि नहीं भाई? बीच वाला हिस्सा। तो ये बीच वाला हिस्सा केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, जिसको हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम कहते हैं, CNS बोलते हैं। और आपका परिधीय तंत्रिका तंत्र जिसको PNS बोलते हैं, परफेरनल नर्वस सिस्टम। तो यहाँ पे केंद्रीय तंत्रिका तंत्र आपका एक मस्तिष्क होता है, एक मेरुरज्जु होता है। तो मस्तिष्क के मेरुरज्जु से कुछ कपाल तंत्रिकाएं निकली होती हैं और कुछ मेरु तंत्रिकाएं निकली होती हैं। इसी को क्या कहते हैं? हम मानव तंत्रिका तंत्र कहते हैं। ठीक है, तो आपको फिगर में दिख रहा होगा कि मानव तंत्रिका तंत्र का फिगर जो आपको दिख रहा है ये आपका क्या है? केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। और केंद्रीय तंत्रिका तंत्र से भी बहुत सारी चीजें निकली होती हैं जो कि आपके पूरे बॉडी में फैल जाती है। यहाँ सब पूरे मतलब ये केंद्रीय तंत्रिका तंत्र इतने में निकली है और जो उसके आगे सारी चीजें फैल जाती हैं उसको हम क्या बोलेंगे? परिधीय तंत्रिका तंत्र कहेंगे। समझ में आया? चलो भाई, तंत्रिका तंत्र वाला सारा कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर हो गया, फिगर, डेफिनेशन, सारी चीजें कंफर्म हो गई। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा प्रतिवर्ती क्रिया तथा प्रतिवर्ती चाप। तो इसको मिटाते हैं एंड बढ़ते हैं आगे। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हम देखते हैं प्रतिवर्ती क्रिया। तो प्रतिवर्ती क्रिया का मतलब एकदम सिंपल भाषा में, मतलब आपको ज्यादा डेफिनेशन वगैरह कुछ भी रटने की जरूरत नहीं है कि पहले यहाँ पे क्या हो रहा है, पहले यहाँ पे कोई आपका कार्य हो रहा है। ठीक है, प्रतिवर्ती क्रिया पहले कार्य हो रहा है फिर उस पे एक्शन लिया जा रहा है। अब पहले कार्य हो रहा है उसके बाद एक्शन लिया जा रहा है, मतलब क्या है? जैसे आप क्या किए, अचानक से जा रहे थे बहुत अच्छे तरीके से, बढ़िया एकदम माइंड फ्रेश था, आप चल रहे थे रास्ते पे और एक कांटा आ गया और कांटा जैसे आया और पैर आपने उस पे रखा और आप वो कांटा आपके पैर में चुभा। तो सबसे पहले वो काम हुआ चुभने का, उसके बाद आपको क्या लगा? अचानक से आपने पैर को हटा दिया, उसके बाद आपने एक्शन लिया। तो प्रतिवर्ती क्रिया में पहले कार्य होगा फिर आप उस पर सोचेंगे, विचार करेंगे। ठीक है, तो ये क्या होगी? आपकी प्रतिवर्ती क्रिया। तो मैंने डेफिनेशन में क्या लिखा है? अचानक से होने वाली क्रिया को प्रतिवर्ती क्रिया कहते हैं। ठीक है, जो कोई भी चीज अचानक हो जाए, जैसे क्या हो जाए, आप जो है चल रहे हो बस अचानक से आपका पैर ऐसे मोच खा जाए, तो ये प्रतिवर्ती क्रिया हो गई। अब ये जो प्रतिवर्ती क्रिया होती है, एक तो आप फील कर सकते हो, एक तो आप अनुभव कर सकते हो भाई, एक अनुभव कर सकते हो और एक बिना अनुभव के, एक बिना अनुभव की। अब बिना अनुभव के क्या है भाई? अनुभव का क्या? अनुभव तो भाई हम सब जान रहे हैं कि अनुभव क्या है। जैसे डांस हो गया, तैरना हो गया, जैसे हमारा क्या हो गया? डांस हो गया, हमारा तैरना हो गया, ये आपका अनुभव था, ये आपने प्रैक्टिस किया था तो हो गया। अब बिना अनुभव के जैसे क्या हुआ, आप उबासी लेते हो, उबासी मतलब ऐसे बिल्कुल नींद जैसा आ जाए, उबासी ले रहे हो, तो आप बच्चे को, कोई छोटा सा बच्चा है, धीरे धीरे वो बड़ा हुआ, तो वो अब आप सिखा नहीं रहे हो कि बेटा ऐसे आप उबासी लो, ये चीज़ें तो आप बता नहीं रहे उसको। आप अगर जो है नाक बह रही उसकी, तो ऐसे नहीं कहोगे बेटा नाक ऐसे बहता है, तो ये सारी चीज़ें आप नहीं बताओगे। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया? बिना अनुभव के हो गया। आप बाजार में जा रहे हो, बढ़िया लगा है मेला वेला कुछ भी, वहाँ पे चाउमीन वाउमीन भैया बिक रहा है, आप देखिए उसको, आपके मुंह में अचानक से पानी आ गया, मतलब ये सब बिना अनुभव के सारी चीज़ें हो रही हैं। मतलब मैंने पहले मतलब कोई हमें सिखाया नहीं है कि ये चीज़ें ऐसे होती हैं, ये बिना अनुभव की हो गई। तो इसका एक बेस्ट एग्जाम्पल है उबासी आना।
अभी मैं पढ़ा रही हूँ, मेरे उबासी आने लगेगा और आप लोगों की भी उबासी आने लगेगा, आप भी क्या करोगे, उसको बंद करोगे और जाके सो जाओगे, भाई बात खत्म। ठीक है, तो यही बात है। तो अचानक से होने वाली क्रिया को क्या कहेंगे, हम प्रतिवर्ती क्रिया कहेंगे। एंड एक यहाँ पे पॉइंट है, ट्विस्ट है, 1 नंबर का आता है, तगड़ा पॉइंट करके लिख लो, हथियार करके लिख लो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। प्रतिवर्ती क्रिया कराने के लिए मेरुरज्जु की आवश्यकता होती है। देखिए मेरुरज्जु जिस तरह से आपकी तंत्रिकाएं जो होती हैं, तंत्रिका तंत्र जो वो जाल के समान पूरे शरीर में फैली होती हैं, उस तरह आपका मेरुरज्जु भी होता है। अगर यही मेरुरज्जु आपका काम नहीं कर रहा है भैया, तो आप जो ये प्रतिवर्ती क्रिया कर रहे हो, ये सारी चीजें नहीं होगी। जैसे किसी भी कोई उबासी ले रहा है तो आपको एकदम उबासी नहीं आ रही, तो यानी आपका मेरुरज्जु काम नहीं कर रहा है। या फिर आप क्या कर रहे हो, बाजार में जा रहे हो, आपके मुंह में पानी नहीं आ रही, कोई चीज आप देख रहे हो तो उसके इच्छुक नहीं हो रहे हो, आपको ऐसे कांटा लगा और आपको कोई रिएक्शन नहीं, मतलब कोई दिक्कत ही नहीं भाई, तो आपके वहां पे क्या है, मेरुरज्जु काम नहीं कर रहा है। ठीक है, समझ में आई ये चीजें क्या है। अब यहीं पे एक टॉपिक हम पढ़ते हैं, प्रतिवर्ती चाप। ठीक है, तो यहाँ पे प्रतिवर्ती चाप, इसको मिटा के हम बताते हैं कि प्रतिवर्ती चाप क्या है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं प्रतिवर्ती चाप, प्रतिवर्ती चाप। तो यहाँ पे हमारे प्रतिवर्ती क्रिया को मस्तिष्क तक ले जाने के मार्ग को, प्रतिवर्ती क्रिया को यहाँ पे लिख देते हैं, प्रतिवर्ती क्रिया को मस्तिष्क तक ले जाने वाले मार्ग को प्रतिवर्ती चाप कहते हैं। अब भाई ये मैंने क्या लिख दिया, समझ में नहीं आ रहा कुछ। प्रतिवर्ती चाप क्या है, जैसे हम गरम गरम एकदम से आपके पास कप लेकर आए और उसमें हमने चाय को डाला है, बिल्कुल सा गरम है वो, अब हमने उसको टच किया, मान लीजिए ये मैं यहाँ पे लेती हूँ, ये क्या है, एकदम गरम है, यहाँ पे लाया गया, हमने इसको टच किया। अब जैसे ही मैंने इसको टच किया, प्रतिवर्ती क्रिया हुई, मतलब सबसे पहले हमने इसको टच किया, तब हमको ऐसे लगा, तब हमने कोई क्रिया की, तो प्रतिवर्ती क्रिया को मस्तिष्क तक। अब यहाँ पे ये जो अंदर आपका मेरुरज्जु है, तंत्रिकाएं, ये सब कहाँ ले जाएंगी, मस्तिष्क तक खबर ले जाएंगी। क्या कहेंगी, अरे भाई गरम गरम चीज कुछ इन्होंने टच कर दिया, क्या है उसका, फटाफट से वो जो है बताएगा, ओ ये कॉफी है, कॉफी को इन्होंने छू दिया। और तो यही जो रास्ता गया प्रतिवर्ती क्रिया होने के पश्चात, जो यहाँ पे हमारा क्या है, मस्तिष्क तक संदेश जिस मार्ग से पहुंचता है, उसी को हम प्रतिवर्ती चाप कहते हैं। समझ में आया कि नहीं आया, बिल्कुल इजी वे में मैंने यूं चुटकियों में आप लोगों को समझा दिया कि प्रतिवर्ती क्रिया क्या है और प्रतिवर्ती चाप क्या है। समझ में आया, तो यहाँ पे आपके 2 टॉपिक हो चुके हैं कंप्लीट। अब आप लोगों को लॉन्ग आंसर के लिए तैयार होना है, तो पानी वानी लेकर आप अच्छे से बैठ जाइए, जिसमें हम बताएंगे आपको अंतःस्रावी ग्रंथि एंड बताएंगे मानव मस्तिष्क। ठीक है, तो इसको मिटाते हैं और बढ़ते हैं आगे। फ्रेंड्स, यहाँ पे हम अंतःस्रावी ग्रंथि देखते हैं, जिसको मैंने चैप्टर नंबर 1 में पढ़ा रखा था। मैंने क्या बताया था उसमें कि ये हमारे हार्मोन को निकालती है, लेकिन अंतःस्रावी ग्रंथि में भी कुछ पार्ट हैं, जो कि 4 पार्ट मैंने यहाँ पे लिखे हैं। बोर्ड में यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है। तो यहाँ पे 4 ग्रंथियां क्या है, तो ये इसके नाम पहले आप जान जाइए। सबसे पहली ग्रंथि है वो पीयूष ग्रंथि है, जो कि अंतःस्रावी ग्रंथि का एक पार्ट है। तो यहाँ पे मैं लिख दे रही हूँ, ये हार्मोन का निकालता है, ये हमारे हार्मोन को निकालता है, बहुत सारे हार्मोन को निकालता है। भाई आप कुछ टॉपिक ये 10th में पढ़ोगे, बाकी अगर आप 11th में बायो ले रहे हो तो और सारे जो हार्मोन होंगे वो आपको 11th में पढ़ने को मिलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ हार्मोन को आप पढ़ोगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा अंतःस्रावी ग्रंथि क्या करता है, बहुत सारे हार्मोन को निकालता है। अब इसके पास कुछ ग्रंथियां हैं, इसमें से भी कुछ हार्मोन निकलते हैं। तो ये ग्रंथियां क्या है, पहला तो पीयूष ग्रंथि, जिसको हम मास्टर ग्रंथि कहते हैं। तो ये 1 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है कि आखिर मास्टर ग्रंथि किस ग्रंथि को कहते हैं, क्योंकि मैं शाम वाले वीडियो में आप लोगों के लिए हथियार लाने वाली हूं, तो उसमें मैंने ये क्वेश्चंस इंक्लूड किए हैं, तो ध्यान से समझिएगा, यहां से एमसीक्यू भी बनता है। और उसके बाद नेक्स्ट हमारा है अवटु, यहां पे मैं मास्टर ग्रंथि लिख देती हूं, मास्टर ग्रंथि।
अब नेक्स्ट हमारा है अवर थायराइड ग्रंथि। तो ये अवर थायराइड ग्रंथि, इसमें भी बताएंगे कि कौन कौन से हार्मोन्स हमारे निकलते हैं। तो यहाँ पे थर्ड नंबर है हमारा अधिवृक्क ग्रंथि, तो ये भी हम अभी चर्चा करेंगे। एंड नेक्स्ट हमारा अग्न्याशय है। तो मैंने आप लोगों को बताया था अग्न्याशय के बारे में एंड अंतःस्रावी ग्रंथि के बारे में बताया था, ठीक है। तो यहाँ पे अग्न्याशय में क्या होता है, अग्न्याशय हमारा वो हार्मोन, अग्न्याशय हमारा क्या निकालता है, तो अग्न्याशय हमारा यहाँ पे एंजाइम्स को निकालता है, एंजाइम्स, तो ये हमारा मिश्रित है ना, तो ये हमारे एंजाइम को निकालता है, ठीक है। तो हमने इसको बता दिया था, तो इस पे कोई चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है। बाकी इन तीनों पे जोरदार चर्चा करने वाले हैं हम, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहली हेडिंग हमारी क्या है, पीयूष ग्रंथि है। तो आप नोट डाउन करते हुए चलिए, बाकी हम फ्लो चार्ट शाम वाली वीडियो में आपको प्रोवाइड करेंगे। एंड यहाँ पे देखिए पीयूष ग्रंथि है, तो पीयूष ग्रंथि में 4 हार्मोन निकलते हैं, ठीक है। तो ये 10th लेवल का मैं बता रही हूँ, बाकी 11th में और भी सारे हार्मोन निकलते हैं, तो मैं 10th लेवल का ही बता रही हूँ। तो यहाँ पे क्या है, पहला वृद्धि हार्मोन। तो वृद्धि हार्मोन के नाम से ही पता चल जाए कि यहाँ पे वृद्धि की कोई ना कोई हार्मोन, जैसे आप देखते होंगे कोई जो है बहुत छोटा होता है तो कोई बहुत ज्यादा लंबा हो जाता है, तो ये वृद्धि क्या करता है, हमारा जो वृद्धि हार्मोन होता है ये वृद्धि को देता है। तो यहाँ पे हमारे वृद्धि हार्मोन किसको प्रदान करता है, वृद्धि को प्रदान करता है, समझ में आया। एंड नेक्स्ट हमारा है TSH हार्मोन। TSH हार्मोन का मतलब ये है कि जो हमारे अंदर थायराइड होता है, क्या होता है हमारे अंदर, जो हमारे अंदर थायराइड होता है उसको ये क्या करता है, उसको ये प्रेरित करता है, ये प्रेरक हार्मोन है, एक तरह से ये प्रेरक हार्मोन है जो कि थायराइड को क्या करता है, प्रेरक करता है, ठीक है। एंड नेक्स्ट हमारा है LH एंड FSH। तो LH का मतलब ये है कि जो हमारे शरीर में जो एक नर होते हैं एक मादा होते हैं, ये आप चैप्टर नंबर 3 में पढ़ोगे नर मादा के बारे में। फिलहाल हम छोटे से टॉपिक को यहाँ पे बता देते हैं फ्लो में कि ये जो LH है हमारा, तो यहाँ पे जगह है, मैं यहाँ पे बता देती हूँ। यहाँ पे जैसे हमारा जो LH है, एक आपके क्या होते हैं, एक नर होते हैं एक मादा होते हैं। तो नर और मादा में भी हार्मोन पाए जाते हैं, जैसे नर की आवाज का भारी हो जाना, उनके दाढ़ी आ जाना, तो उसको ये कंट्रोल करता है, कौन कंट्रोल करता है, जो आपका LH है। और मादा जैसे उनकी आवाज पतली हो जाना, उनके बालों का बड़ा हो जाना, मतलब ऐसी सारी चीजें जो होती हैं वो उनको कंट्रोल करता है। तो LH का काम यही होता है कि नर और मादा के हार्मोन को क्या करता है, ये कंट्रोल करता है। एंड हमारा FSH है, तो FSH का काम क्या होता है, जैसे नर में क्या होता है, शुक्राणु होता है और मादा में क्या होता है, अंडाणु होता है। तो ये उस वाले हार्मोन को क्या करता है, ये उस वाले हार्मोन को नियंत्रित करता है, उसको एक्टिव नहीं होने देता है। तो यहाँ पे क्या हो गया, जैसे आपका अंडाशय हो गया और क्या हो गया, शुक्राणु हो गया, तो ये उसको क्या करता है, नियंत्रित करता है। ये हार्मोन उसको क्या करता है भाई, नियंत्रित करता है। और कौन सा हार्मोन, FSH हार्मोन। एंड नेक्स्ट हमारा क्या है, प्रोकैंटिन ऑक्सिन, जो कि हमारे इसी का भाग है, आपके पीयूष ग्रंथि में ही ये हार्मोन आ रहे हैं। तो जो प्रोकैंटिन ऑक्सिन है ये क्या करता है, दुग्ध निर्माण करता है। जैसे जब कोई भी औरत माँ बनती है तो उसमें दुग्ध निर्माण को ये क्या करता है, मतलब ये दुग्ध निर्माण को बढ़ाता है, उसका निर्माण करता है। तो यहाँ पे दुग्ध निर्माण, तो इससे क्वेश्चन आता है कि आखिर दुग्ध निर्माण में कौन सा हार्मोन होता है, तो आप लिखोगे प्रोकैंटिन, ठीक है। तो यहाँ पे दुग्ध निर्माण में, समझ में आया, चलो भाई समझ में आ गया। तो ये जितने थे एक बार मैं इसको रिवीजन कर देती हूँ कि क्या है। सबसे पहले अंतःस्रावी ग्रंथि जो कि हार्मोन को एक्टिव करता है, तो इसमें बहुत सारे हार्मोन निकलते हैं। तो सबसे पहले इसमें 4 ग्रंथियां भी पाई जाती है, इसको देख लेते हैं। तो फर्स्ट हमारा पीयूष ग्रंथि, दूसरा हमारा आउट थायराइड ग्रंथि, एंड थर्ड हमारा अधिवृक्क ग्रंथि, एंड फोर्थ हमारा अग्न्याशय ग्रंथि। तो अग्न्याशय हमारे एंजाइम को लेता है जो कि इंसुलिन एंजाइम को, जिसको मैंने पढ़ा रखा है, ठीक है। उसके बाद पीयूष ग्रंथि हमारा वृद्धि हार्मोन है। पीयूष ग्रंथि में हमारे 4 हार्मोन पाए जाते हैं, एक वृद्धि, एक TSH, और थर्ड नंबर है हमारा LH एंड हमारा FSH है, एंड फोर्थ नंबर है हमारा प्रोकैंटिन ऑक्सिन, ठीक है। तो हमारा जो वृद्धि हार्मोन है वो वृद्धि को बढ़ावा देता है, एंड जो हमारा TSH हार्मोन है ये थायराइड को प्रेरित करता है, थायराइड प्रेरक हार्मोन है। और जो हमारा LH एंड FSH है ये नर और मादा
को क्या करता है, जो उनका हार्मोन होता है उसको नियंत्रित करता है। एंड हमारा प्रोलैक्टिन जो होता है वो दुग्ध निर्माण में सहायक होता है। समझ में आया? हाँ भाई बिल्कुल समझ में आ गया। अब हमारा क्या है, अवर थायराइड ग्रंथि के बारे में जानेंगे। तो इसको मिटाते हैं और बढ़ते हैं आगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम जो है दूसरे पे चलते हैं, अवर थायराइड ग्रंथि पे चलते हैं। तो ये हार्मोन क्या करता है, ये हमारा थायराइड ऑक्सिन हार्मोन को स्रावित करता है। जो हमारा थायराइड ऑक्सिन होगा, थायराइड ऑक्सिन हमारा कहाँ से बनता है, आयोडीन से बनता है। ये कहाँ से बनता है भाई, आयोडीन से बनता है। मतलब थायराइड ऑक्सिन जो हमारा है ये कहाँ से बनता है भाई, ये हमारा आयोडीन से बनता है। लेकिन यहीं से एक क्वेश्चन आपका बनता है, क्या बनता है कि अगर आपके अंदर आयोडीन की कमी हो जाए तो कौन सा रोग होता है। ठीक है, तो अगर इसी की कमी हो जाएगी भैया, अगर आयोडीन की कमी हो जाएगी तो आपको घेंघा रोग हो जाएगा। तो घेंघा रोग मतलब जैसे आपको फिगर में दिख रहा होगा कि ये रोग होता है जिसमें हमारे गले क्या होते हैं, वो फूल जाते हैं। तो यही होता है कि थायराइड ऑक्सिन हार्मोन को स्रावित करता है। और ये थायराइड ऑक्सिन कहां से बनता है, ये हमारा आयोडीन से बनता है। और आयोडीन की कमी से हमें घेंघा रोग हो जाता है। ठीक है, समझ में आया? आई होप समझ में आ गया होगा। तो अब हम थर्ड नंबर पे चलते हैं, अर्धवृक्क ग्रंथि पे। तो इसको मिटाते हैं और बढ़ते हैं। चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हम अंतःस्रावी ग्रंथि में नेक्स्ट देखते हैं अर्धवृक्क ग्रंथि। देखते हैं क्या देखते हैं, अर्धवृक्क ग्रंथि। तो अर्धवृक्क ग्रंथि में क्या होता, तो आपको फिगर में नजर आ रहा होगा कि वृक्क के ऊपर दो आपको हड्डी जैसे दिख रहा होगा, लेकिन वो हड्डी नहीं, वो एक ग्रंथि है। तो जो आपको वृक्क में किडनी के ऊपर आपको दो हड्डियां दिख रही होंगी, जो ग्रंथियां दिख रही होंगी, जिसे अर्धवृक्क ग्रंथियां कहते हैं। भाई इसका काम क्या होता है, आखिर ये कौन सा हार्मोन निकलता है, बिल्कुल यूं ही आपको हम समझाने वाले हैं एकदम ट्रिक के माध्यम से। क्या है, ये एड्रीनोलिन हार्मोन निकालता है। अब भाई ये एड्रीनोलिन हार्मोन क्या है, तो आप सबसे पहले एफ याद लर्न कर लीजिए। तो यहाँ पे मैं मार्कर को लेती हूँ, यहाँ पे एफ ये चीज। अब भाई ये क्या भला है, जैसे हो गया आपका एफ से फियर हो गया, मतलब आपका डर हो गया। एंड आपका एफ से क्या होगा, फ्लाइट हो गया। एंड आपका ये क्या हो गया, आपका फाइट हो गया। ठीक है, तो अब भाई ये फियर, फ्लाइट और फाइट क्या है, फियर मतलब डर, तो ये डर, और आपका फ्लाइट मतलब उड़ना, एंड आपका फाइट मतलब किसी से झगड़ा करना। जैसे अगर आपको किसी ने गाली दी, ठीक है, और आपको गाली से बहुत ज्यादा चिढ़ है और आपको गुस्सा आया, तो वो गुस्सा लाने वाला काम कौन कर रहा है, ये आपका एड्रीनोलिन हार्मोन कर रहा है। ठीक है, और जैसे आप उड़ रहे हो, मतलब कहीं भी आपको जैसे झूला झूल रहे हो, तो उसमें आपको क्या हुआ, थोड़ा सा डर आया, तो ये जो डर आ रहा है ये भी आपका एड्रीनोलिन के वजह से आ रहा। एंड आपका क्या हो गया, जैसे फियर, आपको किसी भी चीज में डर लग रहा है, किसी को देखकर आप डर रहे हो, तो ये हार्मोन भी आपका एड्रीनोलिन ही निकालता है। आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो अब इसको मिटाते हैं। एंड एक पार्ट आपका और बचा है, क्या बचा है, अग्न्याशय वाला, जो कि मैंने कहा मैं आप लोगों को पढ़ाई हूं, पर उसका थोड़ा सा पार्ट हम यहाँ पे जिक्र कर देते हैं, जिससे आपको कोई दिक्कत ना हो। फिलहाल अगर आपने चैप्टर नंबर 1 नहीं देखा है तो फटाफट से उसके हथियार एंड 1 शॉर्ट वीडियो को देख लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे आपका क्या आ गया, यहाँ पे है आपका अग्न्याशय भैया, अग्न्याशय। तो अग्न्याशय में क्या होता है, इसको हम मिश्रित ग्रंथि क्या कहते हैं, मिश्रित ग्रंथि। मतलब ये आपके हार्मोन को निकालता ही निकालता है एंड आपके एंजाइम्स को भी निकालता है। ठीक है, तो ये दोनों को निकालता है, तो इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, मिश्रित ग्रंथि कहते हैं। तो भाई इसको क्या कहेंगे, मिश्रित ग्रंथि कहेंगे। तो एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आता है कि मिश्रित ग्रंथि क्या है, तो आप कहोगे अग्न्याशय। ठीक है, अब ये क्या करता है, ये हार्मोन को निकालता है, सॉरी ये एंजाइम को निकाल रहा है, एंजाइम को, और वो भी भैया कौन से एंजाइम को निकाल रहा है, ये इंसुलिन एंजाइम को निकाला है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो जरूर ध्यान दिए रहिएगा कि अग्न्याशय हमारे इंसुलिन हार्मोन को निकालता है। कौन सा हार्मोन है भाई, इंसुलिन है। अब ये इंसुलिन हार्मोन क्या है, हमारे ब्लड में शर्करा की मात्रा होती है, उसी को इंसुलिन नियंत्रण करता है। क्या करता है, ब्लड में मतलब रक्त में शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करता है, नियंत्रित करता है। और अगर इसी की मात्रा आपका ज्यादा हो गया, अगर इसी की मात्रा ज्यादा हो गई तो आपको मधुमेह रोग भी हो सकता है। इसीलिए ये क्या करता है, इंसुलिन का काम यही होता है कि वो रक्त में शर्करा की मात्रा को एकदम से क्या किए रहे, एकदम से उसको नियंत्रित किए रहे। समझ में आया, चलो भाई ये समझ में आ गया। अब आपका अंतःस्रावी ग्रंथियां जो हैं वो एकदम क्लियर हो गया, एकदम मैंने ये वाला टॉपिक खत्म कर दिया। तो एक लॉन्ग मैंने खत्म कर दिया आपका। अब आपका नेक्स्ट आता है 4th नंबर, मानव
मस्तिष्क, जिसको हम इन डिटेल में देखेंगे। उसके बाद मानव हार्मोन, पादप हार्मोन, उसके बाद पादप में गति। तो चलिए हम देखते हैं मानव मस्तिष्क। तो चलिए भाई अब हम मानव मस्तिष्क को देख लेते हैं। तो सबसे पहले ये नीचे ऊपर कहीं भी आपको नहीं देखना, बस जो हम बोल रहे हैं उसको आपको ध्यान से सुनना है। तो सबसे पहले अगर मैं आपसे पूछूं भैया ये मस्तिष्क का काम क्या होता है, तो आप कहोगे भाई मस्तिष्क का काम होता है सोचने का। आपका आज जो है सोचने का काम, वो सोचने की क्रिया कहती है। जैसे क्या हुआ, आपने किसी चीज को देखा और उसके बाद उस पर विचार किया कि ये चीज है, और फटाफट आपकी तंत्रिका कोशिका गई, फटाफट से आपको सिग्नल दी कि भाई ये चीज यहाँ पे छुआ है, ये चीज है। तब मस्तिष्क उसको सोचता है कि अच्छा ये चीज है। तो इसका काम क्या होता है मस्तिष्क का? मस्तिष्क का काम होता है सोचने का। अब ये तो भाई मस्तिष्क के बारे में हो गया। अब यहाँ पे जब आप इसको मारोगे ऐसे भी मार के देखो तो इससे कुछ आवाज आती है, ऐसे टन की आवाज थोड़ी सी आती है। तो आखिर जो ये आवाज आ रही है, जो ये ठोस है, इसको क्या कहते हैं? तो इसको हम कपाल की हड्डियां कहते हैं। इसके अंदर जो हड्डियां होती है इसको कपाल की हड्डियां कहते हैं। जैसे आप मार के ही देख लो, ये क्या होती है? कपाल की हड्डियां होती हैं। तो ये समझ में आया कि मस्तिष्क क्या है और ये किससे मिलकर बना होता है? कपाल की हड्डियां, जिसको कपाल कोशिका भी कहते हैं, कपाल तंत्रिका भी कहते हैं। ठीक है, तो ये सब ठीक है। उसके बाद ये भी नहीं देखेंगे अभी आप इसको आंख बंद करके भूल जाइए। अब क्या होता है, इसमें कुछ बेसिक जानकारी हम जान जाएंगे। इसमें कुछ बेसिक जानकारी ये जानेंगे कि मस्तिष्क में 80 हड्डियां होती हैं। मतलब मानव मस्तिष्क में कितनी हड्डियां होती हैं? पूरी 80 हड्डियां होती हैं। छोटी छोटी बहुत सारी हड्डियां होती हैं। ठीक है, अब ये क्या होती है? ये क्रोमेनियम की बनी होती है। किसकी बनी होती है? क्रोमेनियम की। तो ये बेसिक फंडामेंटल है, कोई दिक्कत नहीं है। आपको नहीं आ रहा कोई दिक्कत नहीं, बस एक बार आप सुन लीजिए। अगर एमसीक्यू में आ जाए तो आप छोड़ के मत आइएगा उसको। ठीक है, एंड क्या है, जो कि मेनिंजाइक की बनी होती है। मेनिंजाइक एक बीमारी भी होती है जो आपके मस्तिष्क में हो जाती है। तो ये मेनिंजाइक की क्या बनी होती है? जो ये हड्डियां होती है क्रोमेनियम की होती है, और यही क्रोमेनियम आपका मेनिंजाइक से बना होता है। तो मेनिंजाइक कभी कभी बीमारी हो जाती है जो कि इसी हड्डी के खराब हो जाने से हो जाती है। ठीक है, यह एक अत्यंत कोमल एंड विकसित अंग है। क्या है? कोमल और विकसित तो है ही भाई। मस्तिष्क जो कहेगा आप वही कर रहे हो। और इसका एक सिंपल सा फंडा है, अगर आप मस्तिष्क को अपने कंट्रोल में करना चाहते हैं तो आप मेडिटेशन करना शुरू हो जाइए। मेडिटेशन का मतलब होता है आप 5 मिनट से स्टार्ट करिए, 10 मिनट से शांति के माहौल में बैठकर कुछ भी सोचिए उतनी देर, आपको कोई सा भी दिक्कत नहीं होगा और आपका माइंड अपने आप आपके कंट्रोल में आ जाएगा। ठीक है, तो उसके बाद यहाँ पे क्या, अत्यंत इसका जो भार होता है, इसका जो आयतन होता है, तो ये होता है हमारा 1200 से 1500 तक। तो ये ऑप्शन में दिया रहेगा, तो आपको यही टिक लगाना है कि मतलब मानव मस्तिष्क का भार कितना होता है, आयतन कितना होता है, तो वो आपका 1200 से 1500 तक। लेकिन यहाँ पे एक ट्विस्ट है। ट्विस्ट ये है कि नर का क्या होता है, मादा का क्या होता है। तो नर का भार ज्यादा होता है, मादा का भार कम होता है। तो नर के मस्तिष्क का भार 1400 ग्राम होता है एंड मादा के मस्तिष्क का भार क्या होता है? 1250 ग्राम। अब आप कहोगे भाई तब तो सही कहा जाता है कि लड़कियों के दिमाग नहीं होता, इतना कम इनके दिमाग है। तो इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। इंटेलिजेंट उतना वो भी रहेगा, इंटेलिजेंट उतना वो भी रहेगा। भार से कोई लेना लादना नहीं है तो मस्तिष्क ना करेगा काम, मस्तिष्क ही करेगा। तो भार से कोई लेना लादना नहीं है। समझ में आया? मस्तिष्क आपको समझ में आ गया कि नहीं? ये मैंने बेसिक चीज बताई। अब मस्तिष्क के प्रकार पे चलते हैं कि आखिर मस्तिष्क के क्या क्या प्रकार हैं। तो यहाँ पे ये मुख्यतः 3 ही प्रकार के होते हैं। पहला आपका अग्र मस्तिष्क, दूसरा आपका मध्य मस्तिष्क एंड तीसरा आपका पक्ष मस्तिष्क। अब अग्र मस्तिष्क के बारे में जानेंगे। अग्र मस्तिष्क का काम क्या होता है? ये सोचता है किसी चीज को। क्या करता है? सोचता है। तो इसको मिटा देते हैं, उसके बाद इसका हेडिंग डाल के हम अच्छे से इसको इन डिटेल में समझाते हैं। तो इसको मिटाते हैं और बढ़ते हैं आगे। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हम अग्र मस्तिष्क के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि अग्र मस्तिष्क हमारा क्या है, जहां से एमसीक्यू क्वेश्चंस बनते हैं। क्या हुआ, यह मस्तिष्क का प्रमुख भाग है या सोचने वाला भाग होता है। तो ये जो अग्र मस्तिष्क होता है यह मस्तिष्क का प्रमुख भाग होता है। क्वेश्चन ऐसे आता है कि मस्तिष्क का प्रमुख भाग आखिर कौन सा मस्तिष्क है, तो वो आपका होगा अग्र मस्तिष्क। और ये सोचने वाला, ये प्रमुख सोचने वाला भी भाग होता है। यही आपको सारी चीजें सोचता है कि कैसे क्या चीज करनी है। ठीक है, उसके बाद अग्र मस्तिष्क जो है वो भी 2 पार्ट में है। एक प्रामस्तिष्क है और एक आपका क्या है, एक है आपका डायनोसिफिलम। एक क्या है आपका डायनोसिफिलम। ठीक है, ये भी 2 पार्ट में है। तो आपको इतना ध्यान रखना है कि अग्र मस्तिष्क जो है आपका मस्तिष्क 3 भाग में है और जो तीसरे नंबर का पहला है अग्र मस्तिष्क, उसके 2 भाग हैं। एक प्रामस्तिष्क है, एक डायनोसिफिलम है। तो जो आपका प्रामस्तिष्क है उसको हम सेरिब्रम भी कहते हैं। तो याद रखिएगा सेरिब्रम और सेरिबेलम अलग है। सेरिब्रम आपका होता है प्रामस्तिष्क। अब प्रामस्तिष्क का काम क्या होता है और ये भी जान जाइए
बताइए आपके मस्तिष्क में 80% आपका प्रामस्तिष्क ही होता है, आगे वाला भाग 80% होता है। तो आपने कभी ये ध्यान दियो कि अगर कोई सा भी आप, जैसे अभी आप छोटे हो, आप क्या कर रहे हो, लड़ाई झगड़े कर रहे हो, तो आपकी मम्मी जो है वो सोचती हो कि ऐसे हम लोग भी बचपन में थे जो ऐसे करते थे, वो कहानियां सुनाने लगती है। तो ये वही सोचने का काम कर रहा है, मतलब बचपन की यादें, ये क्या कर रहा है, बचपन की यादें भाई, बचपन की यादें। या फिर अगर आप बड़े हो गए भाई, सोच रहे हो कि हम लोग बचपन में थे तो ऐसा काम करते थे, बचपन में थे ये खेलते थे, ऐसे चोरी करते थे, यहाँ जाते थे वहाँ, तो ये सब जो यादें दे रहा है ना, ये भाई सेरिब्रम का काम है। किसका काम है, सेरिब्रम का काम है। और दूसरा चीज खोजे, खोजे मतलब कोई सा चीज खोजने के इच्छुक हम रहे, कोई चीज हो रही है तो ये भी आपका सेरिब्रम करा रहा। दूसरा हम जो है ऐच्छिक क्रियाएं, सॉरी यहाँ पे ऐच्छिक क्रियाएं, ऐच्छिक क्रियाएं का मतलब अचानक हो जाने वाली क्रियाएं, ये भी। एंड आपका क्या होता है, जैसे आप क्या कर रहे हो, बचपन की यादें हो गई, आपका खोजे हो गया, ऐच्छिक क्रियाएं हो गई, और कोई चीज सीखना चाह रहे हो, सीखना, जैसे आप क्या कहीं पे गए, वहां की भाषा आपको नहीं आ रही, बिल्कुल वहां की भाषा ही नहीं आ रही, फिर जब आपने उनकी भाषा सुनी कि ऐसे वो बोल रहे हैं, कोई भोजपुरी बोल रहा है, कोई खड़ी बोल रहा है, कोई इंग्लिश बोल रहा है, कोई बंगाली बोल रहा है, कोई तेलुगु, कुछ भी भाषा बोल रहा है, और आपको अच्छी लगी, आप सीखने के इच्छुक हो और आप उसे सीख रहे हो धीरे धीरे, तो ये करवा कौन रहा है, ये करवा रहा है आपका प्रामस्तिष्क। आपके सारे काम आपका मस्तिष्क करवाता है, लेकिन आप अपने मस्तिष्क का एक भी काम नहीं करवा पाते। अगर आपका मन है पढ़ाई करने का तो आपका मस्तिष्क आपको भटका देगा कि चल भाई कहीं खेल लेते हैं, चल भाई खाना खा लेते हैं, चल ऐसा, मतलब अगर आप पढ़ने बैठते हो तो दुनिया का ऐसा कोई डॉक्टर नहीं है जो आपके नींद को ठीक कर सकता हो। मतलब आपको नींद आना ही आना है, आपका मस्तिष्क आपके कंट्रोल में नहीं है, और ये कंट्रोल में तभी होगा जब आप मेडिटेशन करोगे, प्रॉपर मेडिटेशन करोगे। तो जो भी कभी गए हैं, कबीरदास, सूरदास, तुलसीदास, बिहारी, ये सब मेडिटेशन करते थे। मेडिटेशन पता नहीं कितने देर देर ये मेडिटेशन करते थे, तब जाके आज ये सफल हुए हैं। तो अब मस्तिष्क आपसे इतने सारे काम करवा रहा है, लेकिन आप मस्तिष्क से एक काम नहीं करवा सकते हो, कि मतलब पढ़ाई के समय पे ये सारी चीजें होंगी और कभी नहीं होंगी। मतलब ऐसी बीमारी है कि कोई भी डॉक्टर, दुनिया का कोई भी डॉक्टर इसको ठीक नहीं कर सकता जब आपको पढ़ते समय नींद आती है, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीजें हो गई। तो आपका प्रामस्तिष्क क्या करता है, बचपन की यादें, खोजे, नई सीख, ऐच्छिक क्रियाएं, ये सारी चीजें आपके प्रामस्तिष्क करता है। और प्रामस्तिष्क किसका भाग है भाई, आप बताओगे, अग्र मस्तिष्क का भाग है। नेक्स्ट आपका है डायनोसिफिलम। तो आपका जो ये डायनोसिफिलम है, ये आपको 11th में इन डिटेल में पढ़ने को मिलेगा भैया, यहाँ पे नहीं पढ़ना है ये सब, लेकिन हम बता दे रहे हैं आप लोगों को, कुछ टॉपिक बता देंगे तब आप कहोगे बताए ही नहीं भाई, हम बता दे रहे हैं। इसलिए क्या है आपका डायनोसिफिलम, जो कि आपका एक पार्ट है थैलेमस, एक है हाइपोथैलेमस। तो आपका जो थैलेमस होता है, जो आपका ये थैलेमस होता है, और हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस बहुत ज्यादा इजी है कि आपको भूख, नींद, ये सारी चीजें, भूख, नींद, आपकी क्रियाएं, जो सारी चीजें हैं, ये आपका हाइपोथैलेमस करवाता है सारी चीजें। अब भाई थैलेमस का काम क्या है, तो थैलेमस का काम ये है कि कोई सी भी सूचना रहे, जैसे आपके मस्तिष्क तक ये सूचना गई कि हाँ आपको गर्म कप लग चुका है, जो कि चाय से भरी हुई गर्म कप आपके पास लग चुका है, तंत्रिका कोशिका आपके मस्तिष्क तक पहुंचाई। अब भाई मस्तिष्क तो फिर यही पहुंचाएगा ना, नहीं तो आपको कोई असर ही नहीं करेगा, आपका माइंड तो वहीं पे रह जाएगा। तो फिर से उसी सूचना को पुनः पहुंचाता है हमारा थैलेमस। समझ में आया, मस्तिष्क के ये एक भाग का इतना पार्ट समझ में आया। कमान एक बार रिवीजन करते हैं। हमारा जो मस्तिष्क होता है ये 3 पार्ट का होता है, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, पक्ष मस्तिष्क। अब अग्र मस्तिष्क हमारे 2 प्रकार के होते हैं, पहला आपका प्रामस्तिष्क जिसको सेरिब्रम कहते हैं, और दूसरा आपका क्या होगा, दूसरा आपका यहाँ पे देखिए डायनोसेफिलम होगा। तो डायनोसेफिलम भी 2 पार्ट में है, थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस। थैलेमस क्या करता है, आपकी सूचना को पुनः उसी जगह पे पहुंचाता है। हाइपोथैलेमस आपके भूख, नींद, जो सारी चीजें लग रही हैं, हाइपोथैलेमस कहते नहीं, एक्टिव हो गया हाइपोथैलेमस। तो एक्टिव हो गया तो आप जो बेकार सारी चीजें करने लगते हो या फिर अच्छी चीजें करने लगते हो, ये हाइपोथैलेमस ही आपको जो है बताता है कि भाई यही चीज करो। प्रामस्तिष्क, बचपन की यादें, ये सारी चीजें हो गई। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। एंड अब चलते हैं मध्य मस्तिष्क, उसके बाद हम पश्चिम मस्तिष्क पे चलकर नेक्स्ट वाले टॉपिक को लेते हैं। तो चलते हैं मध्य मस्तिष्क पे।
तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हम मध्य मस्तिष्क को देख लेते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा इजी है एंड यहाँ से क्वेश्चंस आपके जो है 1-2 नंबर के बनते हैं। तो यहाँ पे देखिए, मध्य मस्तिष्क का काम क्या होता है? यह देखता है, सुनता है और प्रतिवर्ती क्रिया को नियंत्रित करता है। पिछली बार यहाँ से क्वेश्चन आया था कि आखिर वो कौन सा मस्तिष्क है जो प्रतिवर्ती क्रिया को नियंत्रित करता है, तो वो आपका है मध्य मस्तिष्क। ठीक है, समझ में आया। एंड ये 2 पार्ट में होता है, एक होता है कार्पोरा, एक होता है सेरिब्रम पिंडरुल। क्या है? सेरिब्रम पिंडरुल है। तो आपका ये दोनों टॉपिक आपको इन डिटेल में 11th में मिलेगा। यहाँ पे इसका कोई सा भी अंश, कोई सा भी भाग नहीं है, थोड़ा सा भी भाग नहीं है। तो बस इतना जान लीजिए, कार्पोरा ये आपके आइज और एयर को क्या करता है? नियंत्रित करता है। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें आपको 11th में इन डिटेल में पढ़ने मिलेगी। यहाँ से वैसे क्वेश्चन बिल्कुल नहीं पूछा जाता है। हाँ, प्रतिवर्ती क्रिया को नियंत्रित कौन करता है? तो मध्य मस्तिष्क। तो यहाँ से ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, अब हम चलते हैं पश्च मस्तिष्क को इन डिटेल में पढ़ते हैं, क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन आपके बहुत सारे आते हैं। तो इसको मिटाते हैं और पढ़ते हैं पश्च मस्तिष्क। तो भाई यहाँ पे हम मस्तिष्क के लास्ट पार्ट पे चलते हैं, जिसका नाम है हमारा पश्चिम मस्तिष्क। तो पश्चिम मस्तिष्क का काम क्या होता है, इसको देख लेते हैं। तो यहाँ पे या श्वसन, हृदय, ये जो चीजें मैं लिख रही हूँ ना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहीं से MCQ क्वेश्चन मिलते हैं। तो आप जरा इसको ध्यान दीजिएगा। तो यह श्वसन तंत्र और हृदय परिसंचरण तंत्र को नियंत्रित करता है। अब यहाँ पे सबसे पहला तो ये आता है कि आखिर प्रतिवर्ती क्रिया को कौन नियंत्रित करता है? तो वो आप क्या कहेंगे? वो आप कहेंगे मध्य मस्तिष्क। अब यहाँ पे श्वसन, परिसंचरण एंड आपका क्या हो गया, हृदय, इन सबको कौन नियंत्रित करता है? ये पक्ष मस्तिष्क करता है। ठीक है, समझ में आया? चलो भाई, ये भी हमारा क्या होता है? 2 पार्ट का होता है। एक आपका होता है सेरिबेलम और एक आपका होता है स्टेम। तो सेरिबेलम का काम जैसे बिल्कुल सिंपल है सेरिबेलम का, और इसको हम अनुमस्तिष्क भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अनुमस्तिष्क। तो आप ध्यान रखे रहिएगा, प्राम मस्तिष्क को हम सेरिब्रम कहते हैं और अनुमस्तिष्क को हम सेरिबेलम कहते हैं। अब अनुमस्तिष्क का काम जैसे आप कोई दारू पी लिया है, बढ़िया से ड्रिंकिंग किया है और वो चल रहा है और वो लड़खड़ा के गिर रहा है, तो लोग उसे क्या कहते हैं? उसे लोग कहते हैं कि भाई वो नाटक कर रहा है। अगर कोई भी शराबी है, वो दारू पी के चल रहा है, तो आप कहोगे नाटक कर रहा है, पर वो नाटक नहीं कर रहा होता है, उसका सेरिबेलम काम ही नहीं कर रहा होता। मतलब ये सेरिबेलम क्या करता है? बॉडी के बैलेंस को बनाता है, बॉडी के बैलेंस को। और कोई सी ऐसी चीज अगर रहेगी कि जो आपके इस अनुमस्तिष्क पर काम करेगा, जैसे अगर आप क्या कहते हैं, आपने ड्रिंकिंग कर लिया, तो उसमें कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो आपके सेरिबेलम को धीरे धीरे नष्ट करती हैं। तो ऐसे ही शराबी आदमी को देखेंगे तो वो पतला होगा और वो लड़खड़ाते हुए चलता है, तो वो नाटक नहीं करता है, उसका सेरिबेलम जो होता है वो कमजोर हो जाता है। समझ में आया? चलो भाई, अब हम देखेंगे दूसरा पार्ट हमारा स्टेम है। और स्टेम में हमारे क्या आते हैं? एक पेंस आते हैं, एक मेंडुला आते हैं। तो पेंस, जो आप सांस ले रहे हो, जो फेफड़ों से सांस ले रहे हो, उसको नियंत्रित कौन करता है? उसको नियंत्रित आपका पेंस करता है। तो जो आप श्वसन ले रहे हो, एंड आपका जो मेंडुला हो गया मेंडुला आपको क्या करता है? अनैच्छिक क्रिया मतलब ऐच्छिक क्रिया रहेगा यहाँ पे। ऐच्छिक क्रिया मतलब जैसे आप पलक को झपका रहे हो, जैसे आप ऐसे खड़े हो तो सोच रहे हो इस पे मैं कंट्रोल कर लूँ, लेकिन आपका पलक झपक जाएगा। अभी कोई आपका क्या भी हम उबासी लेने लगे तो आप भी हमें देख के उबासी लेने लगोगी। तो ये सब करवा कौन रहा है? मेंडुला करवा रहा है। मतलब ये ऐच्छिक क्रियाओं को कौन करवा रहा है? मेंडुला करवा रहा है। समझ में आया? आई होप आप लोगों को ये मस्तिष्क वाला पार्ट समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट पार्ट हम आपका पादप हार्मोन पे चलते हैं। पादप हार्मोन को पढ़ने के बाद हम पादप में पढ़ेंगे, उसके बाद इस वीडियो को एंड की तरफ ले जाएंगे। तो आपका जो लॉन्ग आंसर था वो मैंने खत्म कर दिया। अब आपका ये शॉर्ट में आता है एंड ये आपका MCQ में आता है, तो इसको भी खत्म कर देते हैं। उसके बाद इस वीडियो को एंड की तरफ ले जाते हैं। तो इसको मिटाते हैं और बढ़ते हैं आगे। तो भाई, जैसे हमारी बॉडी में बहुत सारे हार्मोन निकलते हैं, वैसे ही हमारे पेड़ पौधों के भी बॉडी से क्या निकलते हैं? बहुत सारे हार्मोन निकलते हैं। तो अब आप कहोगे कि भाई हार्मोन कैसे उसमें निकलते हैं? तो सबसे पहले मैं एक क्वेश्चन आपसे करना चाहती हूँ कि भाई पेड़ पौधे सजीव हैं या निर्जीव? तो आप कहोगे भाई मैंने आपसे पढ़ रखा है, आपने 1 शॉट में डाला कि पेड़ पौधे सजीव होते हैं। तो जब सजीव पेड़ पौधे भी है, हम भी हैं, तो हम हार्मोन निकालें तो भाई पेड़ पौधे कैसे नहीं निकालेंगे? तो वो भी हमारे हार्मोन निकाल रहे हैं। तो ये 5 हार्मोन हैं सिर्फ।
5 हार्मोन है, इससे ज्यादा तो आपको नहीं पढ़ना है, मतलब इससे ज्यादा हार्मोन होते ही नहीं है, इतने ही हार्मोन होते हैं पेड़ पौधे में। हम लोगों में तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन पेड़ पौधे में सिर्फ 5 होते हैं। चाहे आप 11th में पढ़ो, चाहे 12th में, चाहे 10th में, चाहे नीट की कुछ में भी, तो आपके 5 ही हार्मोन ये रहेंगे, ठीक है। तो ये सभी के लिए है। तो पादप हार्मोन भाई 5 तरीके से, तो अभी के भी याद करो। ऑक्सिन, पहला तो ऑक्सिन है, दूसरा आपका जिबरेलिन है, एंड तीसरा आपका साइटोकाइनिन है, एंड फोर्थ आपका एब्सिसिक है, एंड फिफ्थ आपका क्या है, एथिलीन, जिसको एथलाइन भी बोलते हैं। अब एक एक मतलब को, ये बिल्कुल आपका कहाँ से आता है, शॉर्ट में आता है। शॉर्ट में या तो आपका कहेगा पादप हार्मोन मतलब का विवरण कीजिए, पूरे जितने भी दिया गया है उसका आपको संक्षिप्त में लिखना है, मतलब अच्छे से लिखना है शॉर्ट में। या तो यहाँ से एमसीक्यू क्वेश्चन एक ना एक मिल जाता है, पक्का है आपको मिल जाएगा, एक ना एक एमसीक्यू यहाँ से मिल जाएगा, ये गारंटी मैं देती हूँ, एक ना एक तो जरूर ही मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे समझ लेते हैं। सबसे पहले ऑक्सिन, ऑक्सिन का मतलब क्या होता है, ये पौधों को वृद्धि करता है। जैसे आपका ये छोटा सा पौधा है, यहाँ पे देखिए, जैसे आपका ये पौधा छोटा सा है, ठीक है। अब ये पौधा एक दिन बाद इतना बड़ा हो जाता है, तो आखिर कौन इसकी वृद्धि कर रहा है, तो इसकी वृद्धि कौन कर रहा है, ऑक्सिन कर रहा है। और हमारे अंदर कौन करता है, हमारे अंदर वृद्धि हार्मोन करता है, बस सिंपल। तो यहाँ पे क्या है, और ये कोशिका विभाजन भी करता है। जब जब कोशिका विभाजन होता है तब तब हमारे शरीर में वृद्धि होती है। तो जब जब अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हो तो आपका कोशिका विभाजन जल्दी जल्दी होगा, जिससे आपकी जो है वृद्धि, जिससे आपकी ग्रोथ, जिससे आप बढ़ने लगोगे, ठीक है। समझ में आया। तो यहाँ पे आपका क्या कर रहा है, ऑक्सिन क्या कर रहा है, ऑक्सिन कर रहा है वृद्धि, पहला कोशिका विभाजन। तो एग्जाम में आता है आखिर वृद्धि हार्मोन कौन है निम्न में से, तो ये ऑक्सिन। ऑक्सिन क्या करता है, आपको वृद्धि देता है। जब ऑक्सीजन आपको मिलेगा तो वृद्धि तो हो ही जाएगी, तो ऑक्सीजन से आप ऑक्सीजन को याद रखिए। नेक्स्ट पॉइंट है जिबरेलिन। भाई जिबरेलिन क्या करता है, बीज का अंकुरण आप देख रहे हो। और एक चीज यहाँ पे समझना है, जो हमारा ऑक्सीजन होता है, जैसे ये पेड़ हुआ, पेड़ के ऊपरी भाग में उपस्थित होता है, फिर जैसे जैसे ये बढ़ता है तो धीरे धीरे सब जगह ये नीचे आते चला जाता है, जिससे ये ऊपर भी बढ़ रहा है, नीचे भी जड़ की तरफ बढ़ता रहता है। समझ में आया, चलो भाई। एंड हमारा जिबरेलिन क्या करता है, बीज के अंकुरण में, जैसे आपका क्या पेड़ बन गया, मतलब कोई सा फूल आपका बन गया, अब बीज है यहाँ पे, तो उसका अंकुरण मतलब वो और अच्छे से निकल जाए, ऐसे धीरे धीरे निकलने लगता है आपका बीज, ऐसे धीरे धीरे। तो बीज का अंकुरण कौन करता है भाई, जिबरेलिन करता है। मैं फिर से एक बार बता दे रही हूँ, यहाँ से क्वेश्चन पक्का 110% पूछा जाएगा, तो आप ये वाला टॉपिक मिस मत करिएगा। एंड नेक्स्ट आपका क्या है, साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन क्या करता है, कोशिका विभाजन। जब कोशिका विभाजन होगा तो वृद्धि होगी, तो यहाँ पे साइटोकाइनिन भी है। अगर कोई कहेगा कि ऑक्सीजन का कोशिका का विभाजन कौन करता है, अगर ऑक्सीजन एंड आपका साइटोकाइनिन दोनों दिया है तो आप दोनों पे टिक मार के आओगे। समझ में आया। एंड नेक्स्ट आपका है एब्सिसिक। एब्सिसिक क्या करता है, ये वृद्धि निरोधक होता है। जैसे कोई चीज बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है तो ये वृद्धि को रोकता है। एंड ये दोनों चीजें कृत्रिम रूप से बनाई गई हैं। ये तीन तो आपको प्राकृतिक में मिल जाती है, लेकिन ये कृत्रिम बनाएगी, एक एब्सिसिक एक एथलाइन। तो एब्सिसिक क्या करता है, वृद्धि निरोधक है। अगर कोई पेड़ पौधा बढ़ रहा है तो अगर आप इसका छिड़काव कर दोगे तो ये क्या कर देगा, इसमें क्या वृद्धि को रोक देगा। एंड एथिलीन और एथलाइन भी इसको कहते हैं, क्या कहते हैं, एथलाइन। तो यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ एथलाइन। तो एथलाइन का काम क्या है, एथलाइन का काम क्या है, फलों को पकाने का। तो जब एथलाइन के जैसे गैसीय अवस्था में ये पाया जाता है, तो जब कोई फल को हमें पकाना रहता है, जैसे आप देख रहे होंगे मार्केट में जैसे आम होगा, तो वहाँ पे कोई ऐसे मतलब छिड़काव करते हैं, तो आप समझ नहीं पाते ये किस चीज़ का छिड़काव हो रहा है, क्या पानी का हो रहा है, नहीं भाई ये पानी का नहीं होता है, ये आपके एथलाइन का छिड़काव होता है, जिससे क्या होता है, फल पकना स्टार्ट हो जाते हैं। और एक बड़ी चीज़ है कि ये नर पुष्प को मादा में बदल देता है। जैसे क्या होता है, हमारे जब धीरे धीरे अंकुरण होता है तो जो नर पुष्प रहता है उसको मादा में बदल देता है, चाहे वो पेड़ हो चाहे पौधे, जो नर में होता है उसको मादा में बदल देता है। और मादा में बदलने का काम कौन करता है, एथलाइन करता है। समझ में आया। तो भाई यहाँ पे ही आपका पादप हार्मोन खत्म होता है। एंड आपका लास्ट टॉपिक पादप में गति, इसको हम खत्म करते हैं, उसके बाद इस वीडियो को एंड की तरफ ले जाते हैं, तो इसको मिटाते हैं और फटाफट से उसको भी कवर कर लेते हैं। चलिए लास्ट टॉपिक पे हम चलते हैं कि हमारा पादप में गति। तो अब आप कहोगे ये तो सचिव है, ठीक है भाई, लेकिन इसमें गति कहाँ हो रही है, हम लोग तो भाई चल रहे हैं, इधर जाना है हमको उधर जाना है, तो हम लोग तो चल रहे हैं, गति हो रही, लेकिन ये पादप, ये पौधा गति कहाँ कर रहा है। तो मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि पहले ये पौधा छोटा था, ये यहाँ पे देखो, पहले ये पौधा छोटा था, कुछ दिन बाद ये बड़ा हो रहा है, तो ये गति हो रही है कि नहीं हो रही भैया,
गति हो रही कि नहीं। अब आप कहोगे हाँ भाई गति हो रही है, तो ये इसी को कहेंगे पादप में गति। ये चलता नहीं है पर इसमें गति होती है। और मैंने बताया कि सजीव क्या होता है, जिसमें गति होती है, जिसमें वृद्धि होती है, जिसमें जनन होता है, वो सारी चीजें क्या होती है, वो सारी चीजें सजीव होती हैं। तो वैसे आपके पादप में भी गति होती है। अब ये गति दो तरीके से होती है, एक तो आपका अनुवर्तन होगा एंड नेक्स्ट आपका होगा अनुकुंचन होगा। तो अनुवर्तन क्या होगा, ये वृद्धि पर निर्भर करेगा। अनुवर्तन क्या होगा, वृद्धि पर निर्भर करेगा। जैसे कोई पेड़ इतना छोटा था, कुछ दिन बाद इतना बड़ा हो गया, तो ये आपका क्या हो गया, ये अनुवर्तन, ये वृद्धि पे निर्भर कर रहा है, ठीक है। लेकिन आपका अनुकुंचन क्या होगा, ये वृद्धि पर निर्भर नहीं करेगा। जैसे आपको क्या करा रहे हैं हम, जैसे हमने छुई मुई का पेड़ ले लिया, ठीक है, तो उसको मैंने टच किया, अब वो बिल्कुल ऐसा सुकड़ जाता है। जैसे हमने उसको टच किया वो तुरंत सुकड़ गया, तो इसमें क्या कोई गति हुई, नहीं हुई ना गति। तो यानी ये हमारे क्या करता है, वृद्धि पर निर्भर नहीं करता है। तो अनुकुंचन का एकदम सिंपल सा एग्जांपल है छुई मुई का पेड़, ठीक है, समझ में आया। तो भाई अनुवर्तन जो वृद्धि होती है, ये चार तरीके से आप इसको समझ लीजिए, यहाँ से आपके MCQ आते हैं। तो एक प्रकाशानुवर्तन, प्रकाशानुवर्तन देखिए नाम से ही पता चल रहा है कि कोई ना कोई चीज प्रकाश से रिलेटेड है। तो ये भी एक होता है हमारा धनात्मक, क्या होता है भाई, एक होता है हमारा धनात्मक। मैं बता इसलिए रही हूं क्योंकि ये MCQ मिल जाएगा तो दिक्कत हो जाएगी। एक होता है ऋणात्मक, प्रकाश के साथ जो चलेगा उसको हम कहेंगे धनात्मक, प्रकाश के साथ जो नहीं चलेगा उसको, उसके विपरीत चलेगा, उसको कहेंगे ऋणात्मक। तो आपने एक कोई पेड़ लिया, मान लीजिए सूर्यमुखी का पेड़, अब नहीं मान लीजिए कोई सा भी पेड़ लिया, ये आपने पेड़ लिया, ठीक है। अब यहाँ पे नीचे जड़ है आपकी, ठीक है। अब यहाँ से प्रकाश आ रहा है, अब ये प्रकाश के ऊपर ये तना चल रहा है कि नहीं चल रहा है, तना बढ़ते जा रहा है और प्रकाश के साइड होते चला जा रहा है। एंड नीचे जड़ क्या हो रहा है, नीचे जड़ इसका विपरीत चल रहा है। तो जड़ क्या हो गया आपका, जड़ आपका ऋणात्मक हो गया। एंड यहाँ पे क्या हो गया, जड़ आपका ऋणात्मक हो गया एंड आपका धनात्मक कौन हुआ भाई, धनात्मक आपका तना हो गया। समझ में आया। जो प्रकाश के द्वारा अनुवर्तन होता है, गति होती है, उसी को हम प्रकाशानुवर्तन कहते हैं। एंड नेक्स्ट आपका गुरुत्वानुवर्तन, गुरुत्व मतलब नीचे की तरफ। तो यहाँ पे अगर मैं पूछूं धनात्मक कौन है, ऋणात्मक कौन है, तो नीचे की तरफ गति हो रही है। तो नीचे की तरफ गति होती है तो जड़ हमारा धनात्मक होगा एंड तना आपका ऋणात्मक होगा। समझ में आया। जलावर्तन मतलब जो जल के द्वारा गति होती है, मतलब उसमें मैं पानी डालती रहती हूँ, डालती जाती हूँ और उसमें क्या होती है, गति। एंड हमारा रसायनवर्तन है, रसायनवर्तन है जैसे आप क्लास 10th में पढ़ोगे, अभी 3rd चैप्टर में आप लोगों को कल परसों में पढ़ाऊंगी। क्या है आपका, ये होता है अंडाणु, ठीक है, ये होता है पुष्प भाग का। अंडाणु होता है मतलब ये आपका बना है कोई, ये वहाँ यहाँ पे आपका वर्तिका अग्र, फिर वर्तिका, और यहीं पे होता है आपका अंडाशय, अंडाशय। अब आपका पराग कण आया, ये सब आपको अभी थोड़ी देर में मतलब दो दिन बाद आपको पढ़ने को मिलेगा, तो आप चिंता मत करिए। यहाँ से पराग कण आया तो वो डायरेक्टली इस साइड से जाता है। अब इस साइड से क्यों जाता है, क्योंकि यहाँ पे कुछ शर्करा की मात्रा पाई जाती है, कुछ मिठास होती है, तभी आपका पराग कण इसी साइड से जाता है। और जो इस साइड से जाता है इसको क्या कहते हैं, हम कहते हैं पराग कण का अंडाशय तक पहुंचने वाली क्रिया को रसायनानुवर्तन कहते हैं। 1 नंबर का क्वेश्चन है, इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। एंड जलानुवर्तन मतलब पानी डालते जाओ आपके पेड़ बढ़ते जा रहे हैं। जो जल के द्वारा पेड़ बढ़ते हो उसको रसायनानुवर्तन जलानुवर्तन कहते हैं। एंड अब आपका अनुकुंचन में एक पार्ट है स्पर्शानुकुंचन, मतलब स्पर्श करने से उसमें गति हो। तो जैसे ही आप किसको स्पर्श करोगे, छुई मुई का पेड़ है, जैसे ही आप उसको स्पर्श करोगे तो वो क्या होगा, वो गति करेगा। गति ऐसा करेगा कि वो सीधे खड़ा है, उसके बाद वो क्या होगा, सिकुड़ जाएगा। एंड ये वृद्धि पर निर्भर नहीं करता है। समझ में आया। आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। तो मैंने आपका आज की इस वीडियो में तंत्रिका तंत्र कवर किया, प्रतिवर्ती क्रिया, अंतःस्रावी ग्रंथि कवर की। एंड अंतःस्रावी ग्रंथि की थोड़ा सा टॉपिक है जो कि मैं हथियार में बता दूंगी, जिसको मैंने छोड़ दिया है उसको मैं हथियार में बताऊंगी। एंड मानव मस्तिष्क पढ़ाया, पादप हार्मोन एंड पादप में गति पढ़ाई। आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा। और अगर समझ आया है तो हमारे वीडियो को करिएगा लाइक, और इसी तरह का वीडियो चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे इसी तरह की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट तरह की धमाकेदार वीडियो को लेकर। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।